नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द प्रेस मीट ऑफ रॉकेटरी। मुझे पता है कि हमारे इस देश में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है इस वक्त, जो कि इस फिल्म से भी बड़ा ड्रामा है। इसके बावजूद आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हिंदी में बात करूँ या अंग्रेजी में। हिंदी ठीक है, बढ़िया। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसके साथ शुरू करना चाहता हूँ कि ये पिक्चर बनी कैसे, बनी क्यों और इसकी खासियत क्या है। विक्रम वेदा नामक पिक्चर खत्म करके तमिल में जब मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी पिक्चर बनाऊं, उस वक्त किसी ने मुझसे आके कहा कि भाई नंबी नारायण नामक एक इसरो साइंटिस्ट हैं। ये 2016 की बात है कि नंबी नारायण करके एक साइंटिस्ट हैं इसरो के, जो कि दिखने में बहुत अच्छे हैं। उनके एक मालदीवन औरत के साथ अफेयर हो गई, दोनों पकड़े गए। उन्होंने इंडिया की जो रॉकेटरी सीक्रेट है उसको पाकिस्तान को बेच दिया, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया। इंटरोगेशन के दौरान लगभग उन्हें जान से मार दिया गया। फिर भी वो बाहर निकले और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। तो मैंने कहा बढ़िया यार, गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट, मालदीवन औरतें, तो ये पुअर मैन जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनेगी। तो हम इस तुच्छ और बहुत ही नीच इरादे के साथ मैं नंबी नारायण साहब से मिलने त्रिवेंद्रम चला गया। जिस वक्त मैं उनसे मिला, उस वक्त जैसे मुझे किसी ने जोर से चाटा मारा हो, क्योंकि नंबी नारायण से मिलने के बाद माधवन आफ्टर नंबी नारायण एक अलग ही इंसान बन गया। उस आदमी में जो तेजस थी, उसके चेहरे में जो रौनक के साथ जो दर्द था, उसकी आंखों में जो आंसू थे और उसके मतलब जो प्रेजेंस और ऑरा था, उसको देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस इंसान को सिर्फ इस स्पाई केस की वजह से नहीं जाना जा सकता, इनमें कोई तो बात है जो हम मिस कर रहे हैं। पर ये मुझसे बड़े अदब से मिले। उन्होंने मुझसे कहा माधवन साहब, मैंने आपकी पिक्चरें देख चुका हूँ और आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। और फिर हम केस के बारे में बात करना शुरू किया और वो एकदम आग बबूला हो गए। उनके होंठ कांप रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि ये ऐसे इल्ज़ाम मुझ पे कैसे लगा सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, ये केस को देखो, हम कहाँ थे, ये औरत कहाँ थी, ये वो। बड़े गुस्से में बात कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे मतलब ठहराव ही नहीं था। मैंने कहा साहब आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको तो मतलब निर्दोष साबित कर दिया गया, कोर्ट ने कह दिया कि आप निर्दोष हैं। और उन्होंने कहा खाक पता है यार, तुझे पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी आप मेरा नाम गूगल में डाल के देखो आता क्या है। और वो सही कह रहे थे। जब मैंने गूगल में उनका नाम डाला तो आया कि इसरो स्पाई केस नंबी नारायणन। कहता आज भी मैं स्पाई हूं, मेरे घर पे मतलब लोग लड़की नहीं देना चाह रहे यार। और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी उनकी बातों में आकर बहक गया, मैं भी उनके बहकावे में आ गया, उनके इमोशन में आ गया और पूरी केस की मैंने स्टडी की। और 7 महीने लगा मुझे वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए। 7 महीने बाद भाई साहब जब मैं ये स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गया तो बड़े खुश थे। वो पढ़े, नरेशन सुने। मैं भी बड़ा नर्वस आ गया था क्योंकि मैं पहली बार स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है माधवन, लेकिन ये जगह जो है ना, यहाँ पे आप थोड़े चूक गए, क्योंकि इस वक्त ना मैं इंडिया में नहीं था, मैं प्रिंसटन में था क्रॉको के साथ। मैंने कहा 1 मिनट, आप प्रिंसटन कब गए? उन्होंने कहा यार मैं तो पहला आईवी लीग साइंटिस्ट हूँ ना इंडिया से, मैं प्रिंसटन में था क्रॉको के साथ। मैंने कहा प्रोफेसर लुइजी क्रॉको के साथ थे आप? उसने कहा हाँ। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि प्रोफेसर लुइजी क्रॉको नासा के सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट माने जाते हैं, वो मून मिशन के जो है माए बाप माने जाते हैं। उनका और आपका क्या लेना देना? कहता है मैंने उनके अंडर तो मेरी थीसिस की है 10 महीने में। मैं यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोफेसर क्रॉकर के साथ लोग 8-8, 10-10 साल में थीसिस कर पाते हैं और कोई लोग तो आज तक नहीं कर पाए, और ये कह रहे हैं कि 10 महीने में। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू किया। प्रिंसटन, फ्रांस, जहाँ पे वो 72 साइंटिस्ट को लेकर ये प्रिटेंड करते हुए गए हैं कि हम उनको फ्रेंच नहीं आते, लेकिन 3 साल से फ्रेंच सीख रहे थे, वहाँ पे जाके गधा मजदूरी करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो वो लिक्विड इंजन बना रहे थे उसके बारे में वो सीख पाए। स्कॉटलैंड में जाकर 400 मिलियन पाउंड के सामान ले आना। यूएसएसआर जाकर उनसे लड़ना, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर टूट रहा था। रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने का वादा किया था, जो वो दे नहीं पा रहे थे पैसे देने के बाद। और ये तीनों मद्रासी साइंटिस्ट वहाँ चले गए, उन्हें वहाँ पे रशियन को डराया धमकाया, उनको मोहित किया। दिन में उनसे बातें कर रहे थे और रातों रात
उड़ान एयरलाइन को मतलब पैसा देकर उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन वहाँ से कैसे स्मगल करके वहाँ पाकिस्तान इंडिया लाए। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ एक छोटे से जेम्स बॉन्ड, चीप जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनाने आया था, यहाँ तो आप जेम्स बॉन्ड के बाप निकले। ये वाकई में सच है क्या? मैंने कहा मैंने आपकी किताबों को पढ़ा है पर यहाँ पे कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। अफसोस की बात है कि ये सब कुछ सच था। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के बारे में नंबी नारायण से अब बात भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि ये कोई बड़ी बात है। मैंने कहा सर आपने ये सब किया और ये विकास इंजन? कहता हाँ विकास इंजन मैंने ही बनाई है, जैसे कि हमने पकौड़ा घर में बनाया वैसे उन्होंने विकास इंजन बना लिया। मैंने कहा सर आपने विकास इंजन बनाया है? कहता हाँ, मेरे मेंटोर विक्रम है साराभाई के नाम पे मैंने इस फिल्म को विकास रखा है, इस इंजन को विकास नाम दिया है और मैंने बनाया। मैंने कहा सर मैं पिछले 7 महीने से फुद्दू की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आपने ये मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब बर्बाद हो गए मेरे 7 महीने और आपको लगा ही नहीं कि ये सब इसकी जिक्र होनी चाहिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूँ, उन्होंने मुझे तनख्वाह दिया, मैंने अपना काम किया। और उस दिन में जो झटका लगा, उसी वजह से मतलब जो मेरे में फीवर और जुनून चढ़ा है, क्योंकि उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि इस देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं। एक वो जो पूरी वीरता के साथ भारत माता की जय करके अपनी जान पर खेल के देश को बचाते हैं, देश की सेवा करते हैं, और उनके बारे में गुण गाना चाहिए, उनकी जो सैक्रिफाइस है वो सराखों पर एक और किस्म के देशभक्त होते हैं जो हर रोज़ अपनी जान को जोखिम में लगाते हैं, हर रोज़ मतलब खतरा मोल लेते हैं, ये जानते हुए कि उनके बारे में कोई कभी नहीं जानेगा, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखेगा, उनके बारे में कोई सड़क, उनके नाम की कोई सड़क नहीं होंगे, और उनकी सैक्रिफाइस को कोई नहीं सहाराएगा और जानेगा भी नहीं। और उनमें से एक बड़े नाम थे डॉक्टर नंबी नारायणन। और मैं बौखला गया, मेरे अंदर मतलब एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन होने लगा। मैंने कहा नंबी नारायण साहब ये तो बहुत गलत है कि आपके बारे में और इस केस के बारे में कोई पिक्चर बनाए, क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जो इस देश के लिए किया, उसके बारे में न जानना मुझे लगता है कि ये देश के साथ एक धोखा है। मैं आपके लाइफ पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जहाँ पे आपको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ठहराऊंगा, आपके कोई अवगुण नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं मतलब एकदम सीधे साधे दूध में धुले हुए इंसान होंगे जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि देश ने इनके साथ धोखा किया, तो मैं उस टाइप का फिल्म मेकर और कहानी बनाने वाला नहीं हूँ। मुझे ये बताइए कि आप में अवगुण क्या हैं, आप कैरेक्टर फ्लॉज क्या हैं, आप में हैवानगिरी क्या है, आपने ऐसा कुछ किया है जो इंसान मतलब डर जाए आपको देखकर। मैंने कहा कि आपने किसी औरत के साथ सोया है, कि आपने अफेयर की है, बताइए। 75 साल के एक उम्र इंसान से मैंने ये डायरेक्ट पूछा। 2 बजे थी, मैं जानना चाह रहा था कि ये अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आमतौर पे किसी 75 इंसान के आदमी से आप कहेंगे तो वो कहेंगे चलो भैया आप अपना तमीज़ से बात किया करो, क्या बात कर रहे हो। पर नंबी नारायण साहब 1 सेकंड के लिए भी झिझके नहीं। उन्होंने कहा मेरे अवगुण के बारे में जानना चाहते हो, लो बताता हूँ। और उन्होंने जो अपने कैरेक्टर फ्लॉज बताए, जो उनकी हैवानगिरी थी, जो उनके अंदर जो मतलब क्या बताएं, मैं उनकी जो बैड क्वालिटीज थी मैं सुनकर सुन्न हो गया, मैं डर गया। मैंने कहा ये इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और मैंने उन सब चीज़ों को बटोरा। 1.5 साल मुझे और लगे उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। उन सारे अवगुण के बारे में मैंने इस पिक्चर में बताया है, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक ये अवगुण नहीं बताए जाएंगे, जब तक मैं इसको इंसान नहीं बनाऊंगा, तब तक इनकी जो अचीवमेंट है उस पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। और 1.5 साल बाद ये स्क्रिप्ट जब मैंने फिर से लिखी और मैंने शूटिंग शुरू किया, तब से लेकर आज तक हमारे सर से ये जुनून नहीं उतरा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पिक्चर क्यों बनाया, ख़ास करके 2 वजह हैं। एक ये कि नंबी नारायण नामक इंसान के साथ जो हमने किया वो सिर्फ इंडिया में नहीं, कोई भी देश में लोग अपने साइंटिस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा जो है देश के साथ धोखा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि हम फिल्म वाले जो हैं बड़े बड़े बजट्स की पिक्चर बनाते हैं, हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में बनाते हैं, मुग़ल फाइट के बारे में बनाते हैं। लेकिन एक और क्षेत्र है जहाँ इंडिया सबसे मतलब जहाँ इंडिया के अचीवमेंट को मतलब सराहा जाता है, सराखों पर रखा जाता है, और उसके बारे में हम नहीं कहते, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे आईटी के हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे आईटी और जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे रॉकेट साइंटिस्ट जो हैं,
अमेरिका अगर इंटरस्टेलर बनाता है, इंसेप्शन बनाता है, अपोलो 13 बनाता है, स्टीव जॉब्स की फिल्म बनाता है, तो हमको लगता है कि हाँ भाई, ये अमेरिकन में ये क्षमता है कि ये दुनिया को बचा सके, ये बड़े सुपरस्टार्स हैं, यही लोग जो हैं हमारी दुनिया को बचा पाएंगे। पर सच तो ये ऐसे ठोक के वहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे हीरोज़ रोज पड़े हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं बात करते, और इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल खो रहे हैं हमारे देश के। और ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब ये है कि हर एक इंजीनियर को ये लगता है कि मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं अपना देश का नाम बाहर रोशन करूंगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको यहाँ शायद मौका नहीं मिल रहा है, पर इन सब लोगों को वापस ले आना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े होने की वजह से मैं जानता हूँ कि आने वाले सालों में और बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, आपके अनुमान से भी ज़्यादा शीघ्र अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। अंतरिक्ष हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। हमें जाकर मून में सेटल होना पड़ेगा, हम वहाँ के एलिमेंट्स को शायद परख कर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे एलिमेंट्री टेबल में नहीं है, जिसकी वजह से शायद ऐसे दवाएं निकल जाएं जो हमारे जो डिसीज़ यहाँ पे हैं जिसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसके कोई हल निकल आए। हमें मार्स जाना ज़रूरी होगा। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जिस इंसान के पास ज़मीन थी, जिसके ज़मीन पर उसका काबू था, कंट्रोल था, वो राजा था। उसके बाद जिन लोगों ने समुंदर पर कंट्रोल कर लिया, वो देश के सबसे माहिर और स्ट्रॉन्ग नेशन बन गए। फिर दोज दैट कंट्रोल द स्काईज इन द एयर, दे स्टार्टेड रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल नेशन। बट नाउ इट इज़ स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। जिसको कंट्रोल होगा स्पेस के बारे में, जो स्पेस के बारे में ज़्यादा जानेगा और उसका कंट्रोल रख पाएगा, वही इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेशन रहेगा। और इंडिया में ये काबिलियत है। आप लोग शायद जानते नहीं, हमारा जो मंगल मिशन हमने पूरा किया है, जो पहली बार हमने सक्सेसफुल हुए हैं, एक एट अ कॉस्ट विच इज़ लेस देन हॉलीवुड फिल्म, जो बाकी देश 900 मिलियन 600 मिलियन खर्च करके 35 बार 75 बार करके गए हैं, वो, और उनके पास 3 इंजन थे मार्स जाने के लिए, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और क्रायोजेनिक। इंडिया के पास सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, और खास करके वो लिक्विड फ्यूल इंजन जो नंबी नारायण ने बनाया। और इस इंजन, सिर्फ 2 इंजन की वजह से हम पहली बार में एक ऐसे सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में छोड़ आए जो 1 साल तक जाता रहा मार्स में, और मार्स में अब जाकर उसको कैप्चर कर दिया। वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास पंचांग थी। पंचांग की वजह से हम ये तय कर पाए कि कौन से दिन, कितनी बजे, कितनी सेकंड, कितने मिली सेकंड में हमें रॉकेट लॉन्च करना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष में जाकर जो हमारा सेलेस्टियल मैप ये बताता है कि मून की ग्रेविटी कहाँ पर है, सैटर्न की मून की ग्रेविटी कहाँ है, सन के रेस के ग्रेविटी की वजह से कौन सा असर पड़ेगा हमारे सैटेलाइट जो कि 40,000 किलोमीटर पर सेकंड जा रहा है, वो हर चीज़ को 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर पाए बिकॉज ऑफ आवर पंचांग, और हम सक्सेसफुल हुए। और इसके बारे में हमने फिल्म नहीं बनाया, ऐसे लोगों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शायद हमको लगता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, सिर्फ अमेरिका में ये पॉसिबल है। इसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया। दूसरी बात, इस फिल्म में हमने ऐसे कई चीज़ें की हैं। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैं बता दूँ नंबी नारायण साहब के साथ हुआ क्या। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं, माफ़ कीजिएगा आपको ये कहानी ऑलरेडी पता है, आप लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमारे क्लास में हमेशा एक इंसान होता है, एक लड़का होता है जो गुड बॉय होता है, जो हमेशा होमवर्क ख़त्म करता है, कपड़े आयरन करके आता है, टाइम पे स्कूल पे घर आ जाता है, स्कूल चला जाता है, बदमाशी नहीं करता, सबसे सामने बेंच में बैठता है, टीचर जब सवाल पूछती तो सबसे पहला हाथ उठाकर सवाल मतलब सही जवाब भी दे देता है। मतलब माँ बाप कहते हैं कि इसके तरह तो क्यों नहीं हो सकता, मतलब। और जब ये लड़का कहीं थोड़ा सा गलती करता, सबसे पहले टपने मारने वाले हम भी होते हैं कि यार ये गलती कर गया ना, ये भी देखो इंसान है, ये जो है नॉर्मल है, और हम सब टूट पड़ते हैं उस पर, ताकि हमको भी ऐसा लगे कि हम भी उतने ख़राब नहीं है जितना, और ये भी उतना अच्छा नहीं है जितना 2 लोगों को लगता है। और ये जो हमारी फितरत है ना, इसको हम सोसाइटी में भी ले जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं, हमारे लिए यकीन मानना मुश्किल हो जाता है कि अरे यार इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगा इसका। नंबी नारायण इतने अच्छे नहीं, दिखने के लिए इतने अच्छे हैं, उनके साथ ये अफेयर क्यों नहीं हुआ है? तो अफेयर ज़रूर किए होंगे। मालदीवी औरत के साथ उनको अफेयर हुआ ही हुआ, क्योंकि वो दिखने में इतने अच्छे हैं और इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने जीनियस हैं। और मैं आपको बता दूं कि नंबी नारायण साहब देखने में बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे नहीं, एकदम गुड लुकिंग थे। इनफैक्ट मैं आप चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान का लगा लें जो आज तक आपने शायद देखा ना हो,
और जब ये प्रिंसटन में थे ना, वो इतने गुड लुकिंग थे कि लोग कहते थे कि ये जॉन एफ कैनेडी से भी गुड लुकिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वो भी इमेजिन कर लें। अब दो चीज़ हो सकता है, या तो मैडी बकवास कर रहा है, बावला हो गया है, ऐसा हो नहीं सकता, या ये हो सकता है कि नंबी नारायण वाकई में इतने खूबसूरत थे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइट्स बंद कर दें लोग, और भाई साहब आप भी थोड़ा लाइट्स बंद कर लीजिए। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जब नंबी नारायणन प्रिंसटन में थे अपनी बीवी के साथ। लाइट्स ऑफ प्लीज। अब ये रॉकेट साइंस थोड़ी है, जल्दी बंद कर दे भाई। नंबी नारायण इन प्रिंसटन। अब आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, सही। थैंक यू। अब जब तो किसी को सबको यकीन करना मुश्किल हो गया कि नंबी नारायण साहब का अफेयर हुआ ही। आ रहा भाई, आ रहा, आराम से आराम से, थोड़ा एक कदम, मैं बोलना बंद कर देता हूँ। खुश हो गए सब, चलो। तो सबको ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये एक्चुअली इनोसेंट हैं। तो इस फिल्म में हमने कई चीज़ें की हैं जो मैं मानता हूँ कि आज तक किसी भी फिल्म में नहीं हुआ हो, और इसके लिए मैं आपको बता दूं पहले कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस फिल्म को हमने 3 लैंग्वेज में लगातार शूट किया है, इंग्लिश, हिंदी और तमिल, और इसको हमने 8 कंट्रीज़ में शूट किया है। हमारे सारे आर्टिस्ट हर लैंग्वेज बोलते थे, और हमने लाइव साउंड शूट किया और 50 साल दिखाया है, जो आज तक किसी फिल्म में किसी ने नहीं किया हो। दूसरी बात, इस फिल्म में हमने जब किरदार निभाया तो हमने 29 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के इंसान की मैंने वो दिखाई है, लुक दिखाई है। और इस लुक में हमने थोड़ा भी प्रोस्थेटिक नहीं यूज़ किया, यानी कि कोई चिपकाई हुई दाढ़ी नहीं, कोई विग नहीं, कोई वजन जो है पैडिंग की वजह से नहीं दिखाया गया, पतला दिखाने के लिए हमने ग्राफिक्स नहीं किए। 2.5 साल की रिसर्च किया था मैंने, अपना जबड़ा तोड़ाया था ताकि मेरे दांत नंबी नारायण साहब की तरह लगें। और मैं आपको ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया। पर ये हमने 2.5 साल के रिसर्च के बाद पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा बरकरार रखते हुए हमने ये सब किया है, जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने किया हो। तो मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ। डू वी हैव द मेकिंग वीडियो? या लुक, एक वीडियो देख लीजिए आप। लाइट्स ऑफ प्लीज। Transforming from Madhavan to Nambi Narayanan, not just चाहता हूँ जब मुझे सीनियर नंबी नारायण दिखना था, और उस वक्त मैं सेट पे जैसे दिख रहा था, उसका फोटो ये है। ये नहीं, ये नहीं है। अरे रॉकेट साइंस पे पिक्चर बना रहे भाई, रेड वाला ये है मेरी फोटो। दिस इज एक्चुअली मी ऑन द लास्ट डे। दैट्स माय रियल स्टमक। आप लोग पूछ रहे होंगे कि एक तो आप लोग सब मेरी पेट की ओर देख रहे हो भैया। दूसरी बात यह है कि आपको मैं यकीन दिला दूं कि वो असली स्टमक था। एक और वीडियो देखेगा आप जहाँ पे मैं नंबी नारायण की तरह हूँ और मैं हंस रहा हूँ, उस वक्त आप देखिए कि पेट हिलता कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा जिनके पास पेट है कि ये सही पेट है कि नहीं। ये पैडिंग वाला पेट हो नहीं सकता। अब मैं आपको एक ऐसा फोटो दिखाऊंगा, इस फोटो को लेने के ठीक 14 दिन बाद वाली मेरी ये फोटो। आप हेयर स्टाइल नोटिस करें ताकि आपको यकीन हो जाए कि कुछ चेंज नहीं हुआ। और 14 दिन बाद हमारे रिसर्च की वजह से जो हमने किया है, वो फोटो देखिए। तो मैं बता दूं कि ये सब रियल है। अगर आप पूछोगे कि ये सब रियल रखना क्यों ज़रूरी था, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया है, हर चीज़ रियल है। और अगर ये देखते वक्त आपको थोड़ा सा शक हो जाए कि भाई ये मूंछ अलग झूठा है, या दाढ़ी झूठा है, या पेट पे पैडिंग डाला गया है, तो बाकी सब चीज़ों पे भी आपका यकीन उठ जाएगा। विच इज़ द रीज़न आई हैड टू डू दिस। यही नहीं, मेरे सारे साइंटिस्ट, मेरे सारे आर्टिस्ट ये कर पाए हैं। और इसके साथ जो हमने एक और चीज़ किया जो पहली बार की जा रही है फिल्म स्क्रीन पर, वो ये है कि आप लोगों ने रॉकेट लॉन्च देखे होंगे, बहुत सारे रॉकेट्स देखे होंगे, आपने स्पेस देखा होगा, सैटेलाइट देखा होगा, लेकिन आप में से किसी ने स्क्रीन पर रॉकेट इंजन नहीं देखा होगा। और मैं लेडीज़ को बता दूं, औरतों को बता दूं कि रॉकेट इंजन जो है ना, देखने के लिए एक डायमंड ब्रोच की तरह दिखता है। मतलब आप देखते ही प्यार हो जाए। मेरी बीवी कह रही थी यार दे दो, मैं लॉकेट की तरह पहन लेती हूँ। इतनी खूबसूरत है वो, शाइनिंग होता है, एकदम प्योर होता है, एक डस्ट उस पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डस्ट हो तो मैल फंक्शन कर जाएगा।
लेकिन जब वो इंजन चालू होता है वो इतना पावरफुल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि 3 किलोमीटर तक आपके कान के पर्दे फट जाएं, खून निकल आए। और ये आवाज़ जो इंजन करती है, दैट इज़ द लाउडेस्ट नॉइज नोन टू मैन। तो ये अगर आपका सवाल है कि ये पिक्चर बनाने के बाद कोविड के दौरान आपने ये फिल्म को क्यों नहीं रिलीज़ किया, वो इसी वजह से, क्योंकि जो हम इसका इफेक्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे वो हम OTT पे बिल्कुल नहीं एहसास कर पाएंगे। और ये सिर्फ फिल्म के साथ नहीं बल्कि नंबी नारायण साहब के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए जिस जुनून के साथ हमने पिक्चर बनाई थी, और मैं आपको बता दूं कि ये पिक्चर किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है। ये मेरे मार्केट जो इसकी जो बजट है वो ये मेरे मार्केट वैल्यू की कहीं ज़्यादा है, तो इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं इसलिए इस फिल्म को लिखना शुरू किया क्योंकि मैं इनके सब्जेक्ट के बारे में जानता था, टेक्निकल नॉलेज है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, एरोस्पेस में इंटरेस्ट है, तो मैं इनके इंजन की खासियत समझ पाया और उसको समझाने में मैं अपने आप को काबिल समझता था कि मैं सीन ऐसा लिख पाऊंगा कि पब्लिक समझ जाए। अगर वो रॉकेट साइंस ना भी समझें, ये समझ जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, पर अगर नासा वाला साइंटिस्ट इस पिक्चर को देखे तो उसको समझ में आ जाएगा कि नंबी नारायण ने क्या तीर मारा है, उसको क्रिंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इसको एज एन एक्टर, हर एक एक्टर चाहता है कि वो एक लाइफ टाइम वाली रोल करे, जहाँ पे नायकन की तरह यंग उम्र से लेके बूढ़ी उम्र तक की उसकी एक्टिंग की क्षमता दिखाए। मुझे नहीं पड़ा था कि मुझे अपना जबड़ा बड़ा तोड़वाना पड़ेगा, फिर भी मैंने कहा एज एन एक्टर मैं ये नंबी नारायण का रोल कर लेता हूँ। जब मैं इसको प्रोड्यूस करवाना चाहा तो मैं बहुत लोगों के पास गया, लोगों ने कहा माधवन जी आपकी पिक्चरें बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे अच्छे बनाते हो, ये कौन सी पिक्चर है? मैंने कहा रॉकेटरी। उन्होंने कहा क्या ट्री? मैंने कहा भाई रॉकेटरी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो कर लेते हैं, क्या बजट होगी? मैंने उनको बजट बताया। कहता अच्छा हीरोइन कौन है? मैंने कहा सर फिल्म में हीरोइन नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो अलग कुछ बात होगी, इसमें फाइट्स कितने? मैंने कहा कोई फाइट नहीं है। कहते आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म कह रहे हो लेकिन फाइट नहीं है। मैंने कहा फाइट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गाने कितने हैं? मैंने कहा गाने नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लेता हूँ। और मेरे साथ जो प्रोड्यूस करने के लिए आए मेरे दोस्त विजय मुलन, कहाँ है भाई विजय? विजय मुलन कहाँ है नहीं? अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर मिस्टर विजय मुलन हैं और वर्गीस मुलन और 27th एंटरटेनमेंट, ये भी इस फिल्म में जब जुड़े हैं मुझे लगा कि ये मेरे लिए जुड़े हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये नंबी नारायण साहब के इतने बड़े फ़ैन थे कि इन्होंने कहा कि ये पिक्चर बनाना है और चाहे सर फूटे या माथा, ये पिक्चर हम पब्लिक को ज़रूर दिखाएंगे। तो वो जुड़ गए, तो पिक्चर के लिए हम रेडी हो गए। पर कतई इस फिल्म को मैं डायरेक्ट नहीं करने वाला था, क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो मेरे में है ही नहीं, पेशेंट भी नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ, सेट पे चले जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई आज ये कपड़े पहनना है, इस हीरोइन के साथ नचाना है, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम शूटिंग कर लेते हैं, हमको चेक दे देते हैं, मैं बैंक चला जाता हूँ, रिलीज़ के टाइम पे नर्वस होने का नाटक कर लेता हूँ, पिक्चर रिलीज़ हो जाती है, फिर खुश हो जाता हूँ। पर ये डायरेक्शन मोल लेना, लोगों के लिए रुकना, उन लोगों के लिए उन लोगों को फ़ोन करना जिनका मैं फ़ोन शायद लाइफ में कभी उठाऊँ नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे करना पड़ा। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट करने के लिए रेडी नहीं था। शूटिंग के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मेरे डायरेक्टर साहब जो थे उनसे उनका शेड्यूल मैच नहीं हो पाया, उन्होंने एंड वक्त पे हमें वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए। उस वक्त मेरे पास दो चारा था कि पिक्चर को या तो ड्रॉप कर दो, या फिर नंबी नारायण साहब का कहना था कि मैडी आप ये कहानी के बारे में जानते हो, इंजन के बारे में जानते हो, आपने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किए, तो आप फिल्म को डायरेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे फंडर्स भी कहे कि हाँ है आप करो यार, इट शुड बी ओके। तो एक मूड में आके, जोश में आके मैंने कहा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन 25 दिन बाद जब मैं पहली बार सेट पे गया तो ऐसी फटी है कि क्या बताऊँ। मतलब मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ खड़ा था जिसका मैं शिखर नहीं देख पा रहा था, डरा हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा यूएस से फ़ोन करके, पता नहीं क्यों उसने फ़ोन किया, लेकिन यूएस से फ़ोन करके उसने कहा कि मैडी यार तू सेट पे पहुंच चुका है, लोग रुके हुए हैं, तेरे सामने कैमरा है, एक शॉट ले ले, पहला शॉट तो ले ले, छोटा सा एक शॉट ले ले बस, फिर तय करना कि करना क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक पहला शॉट लिया, फिर दूसरा शॉट लिया, और ऐसे शॉट लेते लेते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 1 जुलाई को पता चल जाएगा कि हमारा कौन कितने पानी में है। पर मुझे गर्व है कि मैंने वो पिक्चर बनाई है जो मैं बनाने निकला था। भले ही 6 साल लग गए हों इस सफ़र में, पर द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ओरिजिनली कंसीव्ड स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ द लीस्ट, विच इज़ वाई वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम टेक ग्रेट प्राइड इन प्रेजेंटिंग यू द स्टोरी ऑफ डॉक्टर नंबी नारायणन। अब मैं पूरी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछिए। हाँ जी मैम, माइक दे दें उनको। सेंटर में आ जाऊं? हाँ जी।
Hi. हेलो। So you have written, directed and produced the film and like you've gone all in. तो मुझे पूछना था कि ऐसा कोई सीन या एनेक्डोट है that you regret like not including or you wish you could have included in the film? नंबी नारायण, एक तो यार जब मैं एक्टर होता था, जब मैं एक्टर हूँ और लोग मुझे कहते थे कि कोई फिल्म को ना डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लिरिक्स भी लिख रहा है और गाने भी कर रहा है, तो मैं हंसता था क्योंकि मुझे पता था कि उस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, मतलब फालतू फिल्म होगी, क्योंकि इतने सारे ये एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स हैं कि आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। नंबी नारायण साहब की पूरी जो कहानी है वो इतनी सिनेमैटिक है कि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर को जब बायोपिक आप बनाते हो, you add scenes to make it cinematically palatable. I had to not just keep it original, I had to reduce and deduct incidences to make it believable, because it was impossible to believe that a man could go through so much and not commit suicide, or a man could achieve so much and nobody should know about him. So if anything, I have removed facts. So there is no anecdote. I think the film is very funny in the beginning because Dr. Nambi Narayan had a fantastic sense of humor. We've tried to capture that. But I wish I had 12 hours to tell his story, because the case, which is what he's known for, the spy case, is barely there for 8 minutes in the film. And that is because I couldn't include all that he did, and how he went and slept on the Supreme Court staircase, about how he fought his own case because the lawyers would not represent him, about how the whole constitution was changed. In fact, he made the constitution pay him. The whole story is based on facts and the verdicts from the court. But there is so much more to tell. For 3 years, what did they do in France? How did they behave brutally? What were all his brutal qualities? What did he do and how did he frighten the Russians? I had only 2.5 hours to tell the film, so that is the only regret. So, Yes. yeah. Sir, I have few questions to ask. Few, achha. Yeah. My first question is, the trailer got released. 1 साल पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, क्या इतना टाइम क्यों लगा सर ऐसी मूवी को लाने में? पहला सवाल सर मेरा ये है। भाई साहब, हमारे पास चारा नहीं था। जब हम अप्रैल 14 तारीख को इस पिक्चर को रिलीज़ करने वाले थे, तब अप्रैल 2 तारीख को लॉकडाउन हो गया और इस फिल्म को हमने तय किया था कि सिर्फ थिएटर में दिखाएंगे। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारा रिकॉर्ड ये है कि कोविड इरा से पहले ख़त्म होने वाली पहली फिल्म है जो इतनी लेट रिलीज़ हो रही है। बाकी सारे फिल्में रिलीज़ हो गए, हिट होके पैसे कमा के हजम भी किए गए, लेकिन अब तक हम जो है डरे धमके हुए हैं। और सर मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब आपको ये पिक्चर लिखनी थी तो उससे पहले आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी नंबी नारायण थी, एंड देयर इज वन बुक ऑल्सो रिटन, तो आपने वो किताब पढ़ी थी और कोई ऐसी बातें जो इस मूवी में दिखाएगी जो वो किताब में नहीं लिखी हुई है? भाई साहब, उस किताब में तो पहला सवाल का जवाब ये कि नहीं, मैं उनके बारे में नाम ही नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है। नंबी नारायण नामक नाम तो मेरे कान में पड़ा भी नहीं था। पहली बार जब मैं सुना तो मुझे वो इसरो केस के बारे में वो डायरेक्टर ने बताया। दूसरी बात यह है कि उनकी जो किताब है उसको पढ़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस किताब में इनके अचीवमेंट्स के बारे है ही नहीं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि अचीवमेंट है। तो उस किताब को अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा कि एक फीका है यार, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनके जो मानसिक स्थिति थी उस वक्त वो सिर्फ इस चीज़ से खफा थे कि ये केस उन पे हो गया। तो वो किताब में भी ज़्यादातर इस केस के बारे में जिक्र किया गया। तो इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, जो रशिया में, यूएसएसआर में, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो है ही नहीं। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे 1.5 साल एक्स्ट्रा लगे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सर आपने ये इस मूवी में लिखा भी, आपने डायरेक्ट भी आप की है, और पता चल रहा है कि दिस विल बी योर लास्ट मूवी एज अ डायरेक्टर। इज इट ट्रू सर? नो सर, लाइक आई हैव हर्ड दैट। सो मैंने मतलब ये आई वाज जस्ट सेइंग कि ये डायरेक्शन मेरी बस की बात नहीं है, एंड दिस वाज अ वाइल्ड ट्रिप बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंसैनिटी। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डायरेक्ट अगेन। And what was the difficult parts as a writer, director and doing acting? What was the difficult part? क्योंकि बायोपिक करने से पहले हम उस इंसान के बारे में जान लेना बहुत मतलब लाइक इम्पोर्टेंट होता है। एंड नाउ व्हेन वी सी द बायोपिक, क्रिकेटर पे बनती है या फिर कोई